Good morning students, myself Soni ma'am. Today I will teach you Geography chapter 4 Agriculture। बच्चों मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और गलती से मैंने दूसरा भी करा दिया है, जबकि दूसरा और तीसरा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, चौथा है। दूसरा और तीसरा सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, इस साल। तो अब हमारा क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर पे आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स आप लोग जानती हो कृषि, और भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो ये हमारे लिए ये चैप्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा ही, क्योंकि ये कृषि पे डिपेंड है, हमारे भारत से रिलेटेड है, जिस पे हमारी भारत मतलब कृषि प्रधान देश है भारत। तो कृषि इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, और 2/3 of the population is engaged in the agriculture activities. Agriculture is a primary activities which produce most of the food that we consume. Beside food, again, it is also produce raw materials for the various industries. मीन्स कृषि, देखो इसकी जो कृषि एक महत्वपूर्ण देश तो है ही भारत कृषि की दृष्टि से। इसकी 2/3 जनसंख्या क्या कृषि कार्यों में संलग्न रहती है, ठीक है, कृषि में ही रहती है। 2/3 जितनी जनसंख्या उसकी कितना परसेंट, 2/3 जनसंख्या कृषि पे डिपेंड है, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है, जो हमारे लिए भोजन और अनाजों को उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए भी कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में। तो आपका क्या, आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? तो आप इसमें बताइए कौन कौन से हैं, आप इसको सोच के बताइएगा। स्पाइसेस, ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं बताइए, इसको आप करके दिखाइएगा। सम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइस, ये सब हुए एक्सपोर्ट किए जाते हैं ना, तो ये सब आपका जो है ये उद्योगों के काम में आते हैं, ठीक। और भी आप सोचिएगा। कृषि के प्रकार, अब देखिए टाइप्स ऑफ द फार्मिंग, कृषि के कितने प्रकार होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है। एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन आवर कंट्री। ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड द सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल know-how and socio-culture practice. Farming varies from subsistence to the commercial type at present in different parts of India. The following farming systems are practiced. Means ये कृषि के जो प्रकार हैं, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिक और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से हैं। ये प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि। इसको देखिए हम आपको समझा रहे हैं, इसको समझिए। दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग स्टिल प्रैक्टिस इन द फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। प्राइमेटिव subsistence agriculture is the practice on the small patches of the land with the help of the primitive tools like hoe, dhow and the digging sticks and the farming community labor. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and the suitability of other environmental conditions to the crops grown. इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदमी कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, जैसे आप जानते हैं पुरानी मतलब है ये जो स्टार्टिंग की जाती थी, अब भी कहीं कहीं किया जाता है। डाव और खुदाई करने वाली छड़ी। डाव क्या मतलब, डाव एक है खुदाई करने वाली छड़ी, परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। जो परिवार मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनकी मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर है, ठीक है। ये जो है इसमें कोई केमिकल चीज़ें को यूज नहीं किया जाता है। इट इज़ द स्लैश लैंड बर्न एग्रीकल्चर। इसे जो है क्या कहते हैं, आपको मैंने बताया था, याद है 9th में, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर।
तो इट इज़ अ स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। तो मैंने आपको स्लैश बर्न एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये क्या होती है, यह कर्तन दहन प्रणाली मतलब कृषि है। किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब वहाँ से हट जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, मतलब एक चीज़ को उसको छोड़ देते हैं ऐसे कुछ दिन के लिए। कृषि की इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। मतलब जब उसमें कुछ नहीं होगा तो प्रकृति द्वारा जो पानी और जो जरूर मतलब वो सब पड़ता रहेगा, तो उसमें कोई अनाज उगाया नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा, वो वो अपने आप जो है उसमें शक्ति बढ़ती रहती है। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब आइए इधर, अब आप ये देखिए, वो उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम कहा जाता है। क्या हमने आपको बताया था झूम एग्रीकल्चर के बारे में? तो ये कहाँ कहाँ जाना जाता है? झूम एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी को झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो ये जो है, ये देखिए लिखा है द स्लैश बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज द मिल्पा मैक्सिको। मैं देखो ये पूछा जाएगा कि जो है मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, सेंट्रल अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है। वो देखिए, अब कीर्तन ये स्लैश कृषि प्रणाली को मैक्सिको में, मध्य अमेरिका में मिल्फा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये आप बहुत अच्छे से इसको नोट करके पढ़ लीजिएगा कि किस जगह पे झूम खेती को किस किस नाम से जाना जाता है। इसको स्लैश एंड बर्न तो कहते ही हैं, झूम कहते हैं, और इसका अदर नेम कहाँ कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें ज़रूर आए। और भारत की यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे ये तो मैंने बताया जो है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू तथा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कुमान या बरीगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालेर वाल्टेरे या हिमाचल क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अपने इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, ये तो देशों में किस नाम से जाना जाता है ये हो गया, और इंडिया में किस नाम से जाना जाता है ये हो गया, ठीक है। ये देखिए झूम खेती का ये फिगर 4.1 है। इसको देखिए इस टाइप से इसको छोड़ देते थे, इसको फिर इसको जला देते थे, वहाँ पे जो घास होती थी उसको राख बनाते, स्लैश मीन्स राख बना देते थे, ठीक। समझ में आया इतना? अब नीचे आइए, देखिए रीझा लिव्ड हियर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज। ये कहानी सुनिए। रीझा असम में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर, जलाकर, साफ कर, देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने में पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान में लगाव रखती है और जब तक संभव हो रहना चाहती है, परंतु एक छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़ों की तलाश करनी होगी। तो आप बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि रीझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किस प्रकार की, यही स्लैश एंड बर्न की खेती कर रहा है। कैन यू इनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन सच फार्मिंग? क्या आप इन नामों को बता भी सकते हैं जो इस टाइप की फसलों को उगाया जाता हो इस प्रकार के खेतों पे, ठीक है। अब आपका आया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा गहन जीविका कृषि। ये का है
इसको देख लीजिए। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती जहाँ भूमि की जनसंख्या पर दबाव अधिक होता है, मतलब वहाँ भूमि पे जनसंख्या अधिक रहती है। यह श्रम ग्रहण खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है? बताइएगा आप। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार क्या होता जा रहा है? छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कितना रासायनिक चीज़ों का यूज हो रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि में अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। दूसरा आपका नेक्स्ट है वाणिज्य, कमर्शियल फार्मिंग। ये क्या है? इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग, उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्य का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग। उदाहरण की हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में एक जीविका एक फसल है, मतलब उड़ीसा में इसको जीवन निर्वाह करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये कमर्शियल है, इसको बेचने के लिए किया जाता है। क्या आप उन फसलों को कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्य फसल के रूप में और दूसरे में प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जा सकती है? तो आप यही बता सकते हैं। इसमें दो ऊपर नाम जो दिए हैं वही बता दीजिएगा। हरियाणा पंजाब जो कमर्शियल है, उड़ीसा क्या है? जीविका के लिए है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको पूछता है तो देखिए, प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ द कमर्शियल। रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि में उद्योग और कृषि के बीच एक क्या है? एक इंटरफेस होता है, इनके में एक अंतरापृष्ठ मतलब एक संबंध होता है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और जो अधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी और जो है गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। आपको पूछ सकता है कि जो प्लांटेशन ट्री कौन से हैं, तो आप ये नाम दे दीजिएगा। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना एक्सेट्रा। और ये असम में, उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। चूँकि रोपड़ की उत्पादन बिक्री के लिए होता है इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार के साधन के संबंधित उद्योग और बाजार में योगदान देते हैं। आपका नेक्स्ट आता है जो है क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब सस्य प्रारूप। अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य रूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फसल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। तो ये कैसे रबी की फसलें कौन सी होती हैं, इसको सुन लीजिए। देखिए, रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक, रबी की फसल किसको कहते हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक मध्य में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक में काटा जाता है। इसको बोया कब जाता है? ठंड में, और काटा कब जाता है? गर्मी में। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं। देखिए, क्वेश्चन आता है कि रबी की फसलों के नाम बताइए, तो आप कौन सा कह देंगे? तो आप उसमें वीट, बार्ले, पीस ये कह देंगे। जो मतलब गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर पश्चिमी राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखो नेक्स्ट आता है जो आपकी है खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें
खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और यह सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, आस, अमन और बोरो बोई जा। ठीक है, ये देखिए अंडरलाइन कर लीजिए। असम की 3 मुख्य फसलों का नाम पूछ सकता है आपका ये। ठीक है, एक एक चीज़ जो आपको लगे इम्पॉर्टेंट है, जो आप उसको नोट करते चलिए, कहना ना पड़े, जैसे हम क्लास में नोट कराते थे। रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है। जायद मतलब रबी और खरीफ के बीच में जो फसल बोई जाती है उसको क्या कहा जाता है? जायद। जायद ऋतु में मुख्य तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, और गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ठीक, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है मेजर क्रॉप्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मुख्य फसलें इतना पढ़िएगा इसको, इसमें से 20-30 क्वेश्चन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट का बनाइएगा। ठीक है, तो आपको अपने आप ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।